ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लेकर के चल रहे हैं रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। आज जो टॉपिक करवाएंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में। टॉलेंस रिएजेंट, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है पहले तो यह नोट करें। टॉलेंस रिएजेंट इज एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस reagent is an ammonical solution of silver nitrate which contains silver in the form of silver ammonia complex ion. Silver ammonia complex ion. It is AgNH3 twice positive. It is an ammonical solution of silver nitrate that contains silver in the form of silver ammonia complex ion. यह बनता कैसे है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, नॉलेज के लिए आपको बता रहे। एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, आपको बस यह बताना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट में। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं, और जब सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो इसके अंदर पीपीटी बनेंगी सिल्वर ऑक्साइड की, Ag2O। Ag2O की ग्रे प्रेसिपिटेट आ जाएंगी। ग्रे प्रेसिपिटेट आएंगी सिल्वर ऑक्साइड की प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। बैलेंस कर लें इसको। Ag 2 है यहाँ पर, यहाँ 2 कर दो, नाइट्रेट 2 हो गए तो यहाँ नाइट्रेट आयन 2 कर दो, अमोनियम 2 हो गई, यहाँ 2 कर दो। अब ये जो यहाँ पर Ag2O बनाया ग्रे प्रेसिपिटेट, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालना है तो ग्रे प्रेसिपिटेट बनेंगी सिल्वर ऑक्साइड की। यह सॉल्यूशन जब तक डालता रहना है कि जो प्रेसिपिटेट बने यह रीडिजोल्व ना हो जाए। यह सॉल्यूशन जब तक डालना है जब तक कि जो प्रेसिपिटेट बनी है यह प्रेसिपिटेट रीडिजोल्व ना हो जाए। यानी Ag2O जो बनी है प्रेसिपिटेट बनेंगी, फिर भी आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते जाना है, और यह कब तक डालते रहना है, जब तक जो प्रेसिपिटेट बनी है पहले यह रीडिजोल्व ना हो जाए। और यह रीडिजोल्व होकर के क्या दे देंगे यहाँ पर, AgNH3 twice positive and OH negative, OH negative plus H2। बैलेंस करते हैं। यहाँ पर Ag 2 है तो यहाँ भी सिल्वर 2 लें, सिल्वर 2 लिए तो यहाँ पर अमोनिया यानी नाइट्रोजन वाले 4 हो गए तो इसको 4 ले लें। यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 ये आ गई तो 3 वाटर मॉलिक्यूल ले लें। ये जो यहाँ पर बना है व्हाट इज दिस, ये हमने बताया था आपको ऊपर भी कि सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। तो जनरली हम क्या बोलते हैं इसको, टॉलेंस रिएजेंट इज एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विच कंटेन्स सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स आयन है, ये बन जाएगा इसके अंदर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। प्रिपरेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको यह पता होना चाहिए टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। तो यह टॉलेंस रिएजेंट होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट ये मैंने आयन लिखा है
और क्योंकि इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड किया तो ऑब्वियसली ये कैटायन, तो एनायन क्या आएगा यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड आयन आएगा जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो टॉलेंस रिएजेंट का जो फार्मूला है वो आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, और वो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट, जो हम लिखेंगे Ag एंड NH3 ट्वाइस OH, ये हो जाएगा। ऑब्वियसली दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, ये आपको ध्यान रखना है रिएक्शन के लिए। अब टॉलेंस रिएजेंट जो है इसके लिए मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए, टॉलेंस रिएजेंट जो है इसको रिड्यूस कौन करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं केवल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स करेंगे केवल इसको, एल्डिहाइड्स करेंगे, कीटोन्स इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, कीटोन्स इसको रिड्यूस नहीं करेंगे। तो यानी हम टॉलेंस रिएजेंट का यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास डिस्टिंग्विश आ जाए एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड्स दोनों कर देंगे इसको एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों दिखाएंगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें सिल्वर बनता है, इसके अंदर सिल्वर बनेगा, और जो सिल्वर बनता है मेटालिक सिल्वर वो यहाँ टेस्ट ट्यूब की वॉल पे, यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब की वॉल है यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। अभी हम रिएक्शन दिखाएंगे, एल्डिहाइड्स एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके, और टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर Ag पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है, इसको रिड्यूस कर देंगे Ag के अंदर यानी सिल्वर के अंदर, और जो मेटालिक सिल्वर बनेगा वो इस टेस्ट ट्यूब की वॉल पे, कौन सी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर सॉल्यूशन है, इस टेस्ट ट्यूब की वॉल पे डिपॉजिट हो जाएगा मेटालिक सिल्वर, और वो ब्राइट करेगा एज ए सिल्वर मिरर। इस टेस्ट ट्यूब की वॉल पे वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा और वो मिरर की तरह हमें दिखाई देगा। तो इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जो Ag पॉजिटिव आयन है रिड्यूस टू मेटालिक सिल्वर, and that metallic silver deposits on the wall of the test tube as bright silver mirror, and that metallic silver deposits on the wall of the test tube which contains solution as bright silver mirror. So this test is known as silver mirror test because silver deposited shines like a mirror. जो यहाँ सिल्वर डिपॉजिट होगा वो शाइन करेगा एक मिरर की तरह, तो इसलिए इस टेस्ट को नाम दे दिया गया सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर ये भी कह दें कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे हम कि टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर आयन रिड्यूस होकर के सिल्वर में चले जाते हैं, मेटालिक सिल्वर पे, एंड मेटालिक सिल्वर डिपॉजिट्स ऑन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, एंड द सिल्वर दस डिपॉजिटेड ऑन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब शाइन्स लाइक अ मिरर, सो द नेम ऑफ द टेस्ट इज सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको केवल एल्डिहाइड्स दिखाएंगे, दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों दिखा सकते हैं। ये और ये दोनों दिखाएंगे इस टेस्ट को, लेकिन ये इस टेस्ट को नहीं दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। तो अगर इसमें हम ये आ जाए आपके पास कि आपके पास एसिटाल्डिहाइड है एंड आपके पास एसीटोन है, एसिटाल्डिहाइड है आपके पास और आपके पास एसीटोन है, इनमें डिस्टिंग्विश करो, तो हम सिल्वर मिरर टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दो टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिटाल्डिहाइड है, एक के अंदर आपके पास एसीटोन है, दोनों में टॉलेंस रिएजेंट डाल दो, जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब की वॉल पे मेटालिक सिल्वर डिपॉजिट हो जाए
और वो मिरर की तरह शाइन करे तो वो क्या होगा, एसिटैल्डिहाइड। और जिसके अंदर यह टेस्ट ना हो वहाँ कोई भी टेस्ट ट्यूब के ऊपर मिरर की तरह शाइन करने वाला सिल्वर डिपॉजिट नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एसीटोन। तो इनमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये देखिए रिएक्शंस के दौरान क्या होगा, एल्डिहाइड जो होंगे वो रिएक्ट करते हैं इसके साथ। अगर एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड को हम इस रिएजेंट के अंदर डाल देंगे तो एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, क्योंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा, एसिड के अंदर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अमोनिकल सॉल्यूशन लिया हुआ है तो वो अपना क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि अमोनिकल सॉल्यूशन है। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑब्वियसली क्या है, अमोनिया का सॉल्यूशन, और वो कैसा है, बेसिक। और मैंने बताया जहाँ बेस होगा वहाँ पर एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा। ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो इसके लिए अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा, ये आपने लिया एल्डिहाइड जो भी आपको दिया होगा, प्लस टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या हो जाएगा, Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। जो एल्डिहाइड है ये किस में चला जाएगा, एसिड, और एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर अमोनिकल सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये देगा कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव। अब क्योंकि इसके अंदर अमोनिकल सॉल्यूशन है तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, अमोनियम सॉल्ट बनेगा एसिड का, तो ये आ जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस Ag जो मेटालिक सिल्वर बनेगी, यही तो बनेगा, सिल्वर मिरर यही तो है, सिल्वर मिरर इसी को तो कह रहे हैं हम, प्लस NH3 अमोनिया प्लस वाटर, ये आ जाएगा। यहां जितने भी कार्बन हैं ये उतने ही कार्बन वाला यहां पर एसिड बनेगा और उसका अमोनिकल सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ध्यान रखना है, ऑन एडिंग एन एल्डिहाइड टू दिस रिएजेंट, टू दिस टॉलेंस रिएजेंट, द एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन which in ammonical solution forms the ammonium salt of acid. The silver ammonia complex is reduced to metallic silver. जो सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स है ये किस में रिड्यूस हो गया, ये सिल्वर में रिड्यूस हो जाएगा, मेटालिक सिल्वर, which gets deposited as a silver mirror on the side of the test tube containing solution. तो इस तरह से हम जो रिएक्शन है उसको ये दिखा देंगे। बैलेंस कर लें इसको। देखिए ये आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आप CH3 ले लें, CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आप ये ले सकते हैं, ये इस एसिड में जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, या फिर अपना अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। अब ये जो कार्बन है इसकी अगर ऑक्सीजन स्टेट आप निकालते हैं तो क्या ऑक्सीजन स्टेट आएगी, इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालिए। ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ऑब्वियसली ये अपनी तरफ इस बॉन्ड के लिए क्या आ गई, इसकी +1, इसके लिए इसकी क्या आ गई, -1, इस बॉन्ड के लिए भी क्या आ जाएगी, -1, और इन दो बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगी, +2। तो ऑक्सीजन स्टेट क्या है इसकी, 0। और यहाँ पे इस कार्बन की देखिए इसके लिए क्या आ गई, -1, इसके लिए +1 +1 +1, तो इसकी क्या आ गई, +2, तो 2 से इंक्रीज की है। और सिल्वर यहाँ किस में है, Ag पॉजिटिव में है, किस में गया है, Ag में, कितने से डिक्रीज की है, 1 से, तो इसका मतलब ये इंक्रीज 2 से करिए तो ये भी 2 से इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिल्वर हमें 2 लेने पड़ेंगे, 2 ये लो 2 ये लो, यहाँ यही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 से ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पर जो ये कार्बन है इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 0, और यहाँ जो ये कार्बन है इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, +2, तो 2 से क्या कर गई, इंक्रीज। और Ag यहाँ +1 में है तो +1 से इसका ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बता रखी है, इसकी 0 हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ये है तो इसकी क्या आ गई, +1, तो यहाँ +1 से किस में गया है, 0 में, तो 1 से डिक्रीज हुआ है, और इंक्रीज 2 से हो रहा है इस कार्बन की, क्योंकि ये 0 से किस में गया है, +2 में। तो यहाँ पे ये
+1 से 0 में जाएगा, तो 1 से डिक्रीज कर रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए यहाँ पे अमोनिया नाइट्रोजन कितने हो गए, 4, एक तो इसमें रहेगा तो ये कितना ले दें, 3, ये यहाँ पर 3 ले दें। और क्या रह गया, अब वाटर को अगर देखते हैं तो कितना आ गया यहाँ पर 2O, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन कितनी है, 3, 2 ये आ गई, 1 ये आ गई, बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन आप लिख देंगे, ये रिएक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड हो किस में कन्वर्ट हुआ, उतने ही कार्बन वाले एसिड में, लेकिन अमोनिकल सॉल्यूशन है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा एसिड का। और जो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो Ag पॉजिटिव वो रिड्यूस होकर किस में चला जाएगा, सिल्वर में, और ये सिल्वर टेस्ट ट्यूब की वॉल पे डिपॉजिट हो जाएगा और शाइन करेगा मिरर की तरह, इसलिए इस टेस्ट को नाम दिया गया है यहाँ पर सिल्वर मिरर टेस्ट। क्लियर। तो जो भी अगर इसके लिए दिखा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसके लिए यही टेस्ट दिखा रहे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे जो आपके पास आर है, आर की जगह यह ग्रुप ले देंगे आप, यही चेंज आ जाएगा। और अगर यही एसीटोन के लिए ले रहे हैं, एसीटोन प्लस टॉलेंस रिएजेंट, तो क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो दिस इज टॉलेंस टेस्ट एंड यू कैन से सिल्वर मिरर टेस्ट। नेक्स्ट लेके चलते हैं रिएक्शन विद, सेकंड लेते हैं रिएक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन। Failing solution and you can say Benedict solution. Benedict solution. दोनों में एक ही तरह की रिएक्शन होती है, फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर। अब जो फैलिंग सॉल्यूशन है यह क्या है, फैलिंग सॉल्यूशन को किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है और फैलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, ये आपको इसमें बताएंगे कि ये कैसे बना जाएगा। तो फैलिंग सॉल्यूशन अल्कलिन सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसको अगर हम कहें तो ये क्या है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ copper sulfate having, or you can say containing some sodium potassium tartrate, sodium potassium tartrate। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को बोलते हैं रोचिली सॉल्ट, रो चिली सॉल्ट। तो फैलिंग सॉल्यूशन क्या हो गया, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग सम रो चिली सॉल्ट, और यू कैन से सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है इसमें क्या हो जाएगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, ये वाला भी अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, ये भी कॉपर आयंस का ही, और ये किसके अंदर होगा, यह होगा सिट्रेट के अंदर होगा, ये सोडियम सिट्रेट के अंदर। जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होगा फैलिंग सॉल्यूशन की तरह होता है, और यह किसके अंदर हो जाएगा, यह होगा अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट having some CuSO4 having some sodium citrate, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, ये भी अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, और ये क्या रखता है, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट यानी रोचिली सॉल्ट, और ये क्या रखता है, सोडियम सिट्रेट रखता है। दोनों के दोनों जो हैं यहाँ पर, चाहे ये वाला सॉल्यूशन आपके पास फैलिंग चाहे बेनेडिक्ट हो, दोनों ही सॉल्यूशन में क्या फर्निश करते हैं, ये Cu2 पॉजिटिव आयन देते हैं, ये भी Cu2 पॉजिटिव आयन देगा, सॉल्यूशन में दोनों Cu2 पॉजिटिव आयन देते हैं। अब देखिए इसकी प्रिपरेशन लेते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है।
इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो फैलिंग सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम इक्विवेलेंट क्वांटिटी में इक्विवेलेंट अमाउंट में हम यहाँ पर मिक्स करते हैं कॉपर सल्फेट एंड solution of sodium hydroxide and solution of sodium hydroxide and Rochelle salt, ROCHELLE, Rochelle salt, ये मिक्स करते हैं इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर। फैलिंग सॉल्यूशन is prepared or you can say obtained by mixing equivalent amounts of a solution of copper sulfate and a solution of sodium hydroxide and Rochelle salt। और इनसे जो सॉल्यूशन आएगा इनके मिक्स करने के बाद द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। The resulting solution contains copper tartrate। Failing solution is prepared by mixing equivalent amounts of a solution of copper sulfate and a solution of sodium hydroxide and Rochelle salt। The resulting solution contains copper tartrate complex। copper टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। और जो एक कॉपर टार्टरेट कॉम्प्लेक्स होगा यह क्या फर्निशेस करेगा, दिस फर्निशेस a small concentration of cupric ions। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि ये क्या देंगे, क्यूप्रिक आयंस देंगे। तो इसको कैसे बनाया, हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है और एक सॉल्यूशन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और रोचिली सॉल्ट का लिया है, इक्विवेलेंट अमाउंट्स में लिए हैं, दोनों को मिक्स किया है। तो इससे क्या बन गया, कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, Cu2 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, यहाँ मिक्स क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसी तरह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहां जैसे यहां हमने मिक्स किया था, यहां भी आपने क्या लिया था, यहां भी आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और इसको किसके साथ मिक्स किया था, आपने इसको मिक्स किया था अल्कलाइन रोचिली सॉल्ट, यानी आपने लिया था सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रोचिली सॉल्ट का। तो यहाँ पे क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे और इसको मिक्स करेंगे इसको मिक्स करेंगे इसके साथ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट इसके साथ। और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा वो क्या बनाएगा, क्या रखेगा, वो कॉपर सिट्रेट कॉम्प्लेक्स रखेगा। कॉपर सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये कॉपर सिट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या फर्निश करेगा, यह फर्निश करेगा उसी तरह क्यूप्रिक आयन सॉल्यूशन में। जैसे ये था, यहां पर क्या बना था, कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यहां क्या बन जाएगा, कॉपर सिट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यह क्या फर्निश कर रहा था, Cu2 पॉजिटिव आयन, यह भी क्या फर्निश करेगा, Cu2 पॉजिटिव आयन। तो यहां भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहां भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और रोचिली सॉल्ट है। दूसरा सॉल्यूशन ये कैसा है, बेसिक यानी अल्कलाइन सोडियम कार्बोनेट लेंगे, ये भी क्या अल्कलाइन है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोलाइज होगी, ये क्या है, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो यह भी क्या देगा, बेसिक मीडियम ही देगा, तो यह भी अल्कलाइन मीडियम ही प्रोवाइड करेगा। यहाँ क्या लिया हमने, सोडियम सिट्रेट, यहाँ क्या लिया था, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। और जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या रखेगा, यहाँ पर resulting solution contains a copper tartrate complex and this copper tartrate complex furnishes a small concentration of cupric ions
And here when we mix these two copper sulfate solution and solution of sodium carbonate and sodium citrate, the resulting solution contains a copper citrate complex, and this copper citrate complex will furnish क्यूप्रिक आयंस. ये भी क्यूप्रिक आयन दे रहा है, ये भी क्यूप्रिक आयन दे रहा है. तो ये इनके हमने बताया कि होते क्या है ये. अब देखिए अगर थोड़ा इसका बताए रोचिली सॉल्ट क्या होता है, तो टार्ट्रिक एसिड होता है हमारे पास. टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड का अगर हम फार्मूला लिखें तो टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला क्या आ जाएगा, ये हम लें सी डबल बॉन्ड ओ एच CH और इनके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, OH ग्रुप आ जाएंगे. OH ये होता है टार्टरिक एसिड. दिस इज टार्टरिक एसिड. IUPAC नेम ले तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड. ये टार्टरिक एसिड. और इसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लिया है, तो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या डाल दें, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, तो यानी नेगेटिव, और यहाँ पे हम डाल दें K पॉजिटिव, एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, यहाँ डाल दें Na पॉजिटिव. तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. और इसी को क्या बोलते हैं, रोचिली सॉल्ट बोलते हैं. इसी को रोचिली सॉल्ट कहते हैं. सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसी को बोलते हैं. तो ये क्या आ गया, सोडियम पोटेशियम, यहाँ लिख देंगे सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, या इसको हम कह देंगे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोचिली सॉल्ट. इसी तरह सिट्रिक एसिड होता है. सिट्रिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक एसिड अगर हम लें तो ये आ जाएगा COOH CH2 CH2 COOH, और ये जो कार्बन पे इस पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप. दिस इज सिट्रिक एसिड. दोनों एसिड आपने सुन रखे हैं. इमली के अंदर टार्ट्रिक और सिट्रस फ्रूट में, लेमन वगैरह में सिट्रिक एसिड. ये सिट्रिक एसिड हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर आपको लेना सोडियम सिट्रेट. तो सोडियम सिट्रेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, सोडियम सिट्रेट लेंगे तो यहाँ सोडियम आयंस, यहाँ भी सोडियम आयंस, यहाँ भी सोडियम आयंस, यही आ जाएंगे. तो ये आ जाएगा आपके पास COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव. दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड एंड यू कैन से सोडियम सिट्रेट. ये हो, ठीक है. अब दोनों ही आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन हो या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो, दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्यूप्रिक आयंस प्रोड्यूस करते हैं. दोनों के दोनों क्यूप्रिक आयन प्रोड्यूस करते हैं. जब एल्डिहाइड को हम फैलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो क्यूप्रिक आयन प्रोड्यूस किए, इनका कलर कैसा होगा, ब्लू. तो ब्लू कलर ऑफ क्यूप्रिक आयन इज डिस्चार्ज्ड एंड ए रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड. इसकी रेड पीपीटी आ जाएंगी हमारे पास, रेड पीपीटी आ जाएंगी. आपको पता है कॉपर आयंस का कलर तो कैसा होता है, ब्लू. तो जैसे ही एल्डिहाइड को हम ट्रीट करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ, तो जो ब्लू कलर है क्यूप्रिक आयन का, यह डिस्चार्ज्ड हो जाएगा और रेड पीपीटी क्यूप्रिक ऑक्साइड की बन जाएंगी. तो रिएक्शन को हम कैसे लिख देंगे, रिएक्शन को देखिए कैसे लिखेंगे. रिएक्शन लिखी जाएगी एल्डिहाइड, अभी बताएंगे आपको फिर इस रिएक्शन को कौन दिखाता है. एल्डिहाइड, और ये आ गया आपके पास Cu2 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन प्लस सोडियम आयंस. ये कहाँ से आए हैं, ये कंप्लीट ना लिख के हम शॉर्ट में दिखा रहे हैं. ये कहाँ से आए हैं, फ्रॉम फैलिंग सॉल्यूशन, फ्रॉम फैलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, जो भी आप लेंगे.
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो भी लेंगे उससे आएंगे। यही है, आपको पता है कि अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट था। हमने यही कहा था ना स्टार्टिंग में, हमने फेलिंग सॉल्यूशन को क्या बताया था कि फेलिंग सॉल्यूशन जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जिसके अंदर रोचिली सॉल्ट होता है, और वो क्या है, वो क्या बताया था हमने, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है यह भी अल्कलाइन सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जिसके अंदर सोडियम सिट्रेट होता है। तो ये देंगे दोनों। अब यहाँ पर जो एसिड, ये एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा, इतने ही कार्बन वाले एसिड में, लेकिन मीडियम कैसा है, बेसिक, तो उसका क्या बनेगा, सॉल्ट। और यहाँ सॉल्ट क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं, आप बेसिक मीडियम, तो सॉल्ट क्या आएगा, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यही कर दें, सॉल्ट बन जाएगा उसका। और जो यहाँ क्यूप्रिक आयन है, ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर किस में चला जाएगा, ये ब्लू कलर चला जाएगा रेड पीपीटी में, Cu2, ये बन जाएंगी इसकी रेड पीपीटी। खाली पीपीटी लिखा है मैंने, रेड तो मैंने इंडिकेट ही कर दिया, कलर यही इंडिकेट कर दिया है ना। तो ये आ गई इसकी रेड पीपीटी, प्लस और क्या बन जाएगा, साथ में आ जाएगा वाटर, वाटर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको पता ही है कि ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 0, यहाँ इसकी कितनी है, +2, तो 2 से इंक्रीज हुई है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसकी क्या है, +2, और इसकी क्या होगी, +1, तो 1 से क्या कर रही है, डिक्रीज, तो 2 से करनी चाहिए, तो इसको 2 ले दे, ये ऑलरेडी 2 है ही, तो 2 से इंक्रीज और 2 से क्या कर गई, डिक्रीज। और यहाँ पर ऑक्सीजन और इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 1 2, और यहाँ पर ये आपके पास आ गए 3, ये ले दो, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन हम देखते हैं तो 5 और 1 6, ये आ गई, 5 करें और ये 3 आ गए, बैलेंस हो गई है इसके अंदर। क्लियर, ये रिएक्शन हो जाएगी। और ये कहाँ से आए, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। ये वाले Cu2 पॉजिटिव एंड ब्लू कलर के थे, किस में चले गए, रेड पीपीटी में चले जाएंगे। अब जो पर्टिकुलर इसमें ध्यान देना है वो यह देना है कि इस टेस्ट को कौन दिखाएगा, इसको दिखाएंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स बस ये दिखाएंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड इसको नहीं दिखाएंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड इसको नहीं दिखाएंगे, पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होंगे वो इस टेस्ट को नहीं दिखाएंगे। तो ये अगर आपके पास है बेंजल्डिहाइड, ये फेलिंग या बेनेडिक्ट टेस्ट को नहीं दिखाता, ये भी नहीं दिखाएंगे, ये तो दिखाएंगे नहीं, कीटोन तो दिखाएंगे नहीं किसी को भी। टॉलेंस वाले को एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों दिखा रहे थे। अब अगर आपके पास डिस्टिंग्विश इसमें आ जाए CH3CHO एंड बेंजल्डिहाइड, तो हम फेलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस केस में आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड की रेड पीपीटी आ जाएंगी, इसमें नहीं आएंगी। तो अब क्वेश्चन ये भी बन गया कि ये क्यों नहीं दिखा रहा। अब फेलिंग सॉल्यूशन का कई बार इसमें भी ये कह देते हैं, जो फेलिंग सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर बना हुआ है उसको भी फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B कह देते हैं, A एंड B कह देते हैं यहाँ पर उसको भी। जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पर हम लेके चलते हैं यहाँ पे अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोचिली सॉल्ट और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है इसको जनरली बोल देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए। और जो ये लिया हमने यहाँ पर अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोचिली सॉल्ट, क्योंकि यहाँ अल्कलाइन सॉल्यूशन ही हो गया ना रोचिली सॉल्ट का। यहाँ पर अल्कलाइन सॉल्यूशन हमने सोडियम सिट्रेट का लिया था, यहाँ पे अल्कलाइन सॉल्यूशन हमने सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट का लिया है, और दोनों में एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसको फेलिंग सॉल्यूशन ए कह दिया, और जो ये है इसको क्या बोल दिया, फेलिंग सॉल्यूशन बी, इसको फेलिंग सॉल्यूशन बी कह दिया। इन दोनों को मिक्स करके फेलिंग सॉल्यूशन बनाया, और इन दोनों को मिक्स करने से जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर क्या होगा, कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस केस में क्या होगा, बेनेडिक्ट वाले में कॉपर सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। दोनों ही क्या फर्निशेस करते हैं, क्यूप्रिक आयन जो ब्लू कलर के हैं, और जब एल्डिहाइड के साथ इनको ट्रीट किया जाता है तो ब्लू कलर डिस्चार्ज हो जाता है। और Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड की, Cu2O की, दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड, उसकी हमें रेड पीपीटी मिलती है। और यह टेस्ट केवल
एलिफेटिक एल्डिहाइड दिखाएंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं दिखाएंगे, कीटोन भी इस टेस्ट को नहीं दिखाएंगे। जबकि टोलेंस रिएजेंट वाला जो टेस्ट था उसको दोनों तरह के एल्डिहाइड दिखा रहे थे, कीटोन उसको भी नहीं दिखा रहे थे। कीटोन किसी को भी नहीं दिखाएंगे इनमें से, और इस वाले को एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं दिखाएंगे। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन यह आ गया कि आपके पास यह है और आपके पास यह है। तो इसमें ये वाला जो CH ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये ऑक्सीडाइज होकर के ये तो इसमें चला जाता है फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से इसमें चला जाता है। ये तो फिर सॉल्ट बाद में बनता है, अल्कलाइन मीडियम है, लेकिन ये वाला ग्रुप नहीं जाता। तो इसमें क्या है, ध्यान से समझें। यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये +I इफेक्ट शो कर रहा है, और ये यहाँ पर क्या शो करेगा, जो यहाँ पर ये वाला ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग है, ये क्या शो करेगा +R। और आपको पता है R इफेक्ट ज्यादा होता है, यह रेजोनेंस के थ्रू इस साइड इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा रेजोनेंस के थ्रू, और ये कार्बोनाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसके थ्रू, +I के थ्रू। तो यह ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और ये कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर CH बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू हियर, क्योंकि यहां पर ये +I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां +R से दे रहा है। यहां केवल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, यहां तो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है +R से दे रहा है बेंजीन रिंग, और ये जो इलेक्ट्रॉन देगा एक कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो इससे CH बॉन्ड जो होगा एल्डिहाइड ग्रुप का, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब जो CH बॉन्ड होगा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वही CH को COH में कन्वर्ट कर सकता है। अगर CH बॉन्ड यहां स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि इसको कन्वर्ट कर दे COH के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अब जो टोलेंस रिएजेंट यूज करते हैं हम, तो टोलेंस रिएजेंट में क्या है, Ag पॉजिटिव है, तो उसका अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं तो Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.80 वोल्ट, ऑब्वियसली पॉजिटिव। और जो हम फैलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देखेंगे उसमें जो क्यूप्रिक आयंस हैं उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है Cu2 पॉजिटिव किसमें जाएंगे, क्यूप्रस में ना, तो इनका कितना हो जाएगा 0.18 वोल्ट, इनका ये होता है। तो आप खुद देखिए कि यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल टोलेंस रिएजेंट का ज्यादा है, और जबकि बेनेडिक्ट और फैलिंग सॉल्यूशन का कम है। तो टोलेंस रिएजेंट जो है ये स्ट्रॉन्गर, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसको अगर मैं कहूंगा तो यह क्या हो जाएगा, उसके कंपैरेटिवली वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा ये टोलेंस के कंपैरेटिवली। तो टोलेंस रिएजेंट जो है वो इस बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा यहाँ पे, और इसको भी कर देगा, लेकिन फैलिंग सॉल्यूशन जो है यह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टोलेंस रिएजेंट से। तो इसलिए यहाँ पर CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया इसके कंपैरेटिवली, ये CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे टोलेंस रिएजेंट है, वो तो इन दोनों को ही CH को भी और ये CH जो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन फैलिंग सॉल्यूशन और जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन टोलेंस रिएजेंट, या मैं कहूँ टोलेंस रिएजेंट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो यह क्या करेगा, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इस बॉन्ड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो यही रीजन है कि फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो हैं वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं कर पाते, एलिफेटिक को कर देते हैं, जबकि टोलेंस जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फैलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से, तो वो दोनों को कर देंगे। अगर इसको करेंगे तो इसको तो करें ही करेंगे। तो यह इसका रीजन आ जाएगा अगर क्वेश्चन इसके अंदर आ जाए तो। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन लेकर के चलते हैं। अब हमने आपको कल भी बताया था कि एल्डिहाइड्स की तरह कीटोन जो होते हैं वहां कार्बोनाइल कार्बन पे हाइड्रोजन एटम नहीं होता है,
यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, तो जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो कोई सीसी बॉन्ड रप्चर होगा। चाहे यहाँ भी आपको पता है कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, तो चाहे यह सीसी बॉन्ड रप्चर हो चाहे यह सीसी बॉन्ड रप्चर हो। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं, जैसे आपने ऊपर पढ़ा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, वो केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो इसलिए उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए वहां पर हम उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होगा पहले मैं बता चुका हूँ, उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। जैसे आपने लिया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या आपने लिया एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट। या इसमें हम लेकर के चलेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो एल्डिहाइड को तो ये करे ही करेंगे, कीटोन को ही कर रहे हैं, तो यहाँ ये यूज करना पड़ेगा। और जब यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का रप्चर होगा, कार्बन कार्बन यहाँ से टूटे यहाँ से टूटे, तो जो हमें यहाँ मिलेगा मिक्सर ऑफ एसिड मिलेगा। और उस दोनों एसिड के अंदर अब ये बॉन्ड टूट गया तो एक तो यहाँ जितने कार्बन होंगे उससे एसिड आएगा, एक ये बच गए तो इससे आएगा। और अगर ये बॉन्ड टूटता है तो एक एसिड इन कार्बन से आ जाएगा और एक एसिड इन कार्बन से आ जाएगा, तो मिक्सर ऑफ एसिड मिलेगा। और दोनों ही एसिड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कीटोन से कम होंगे, ऑब्वियसली कम होंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है, उससे कम होंगे। और ध्यान रहे यहाँ पर अगर आपको एक कार्बन वाला एसिड मिलता है तो मैंने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देगा आपको, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देगा आपको, H2O एंड CO2 दे देगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन, ये सिमेट्रिकल कीटोन है, यानी CO ग्रुप के दोनों तरफ अगर आपके पास सेम नंबर में कार्बन एटम यानी सेम एल्काइल ग्रुप है तो वो सिमेट्रिकल कीटोन होता है। तो सिमेट्रिकल कीटोन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करें या यहाँ से ब्रेक करें, सेम प्रोडक्ट आएंगे, यहाँ से करें या यहाँ से करें। इस केस में अगर यहाँ से ब्रेक करते हैं तो एक कार्बन वाला एसिड और यहाँ दो कार्बन वाला, यहाँ से करते हैं तो भी एक कार्बन वाला एसिड और दो कार्बन वाला, तो इस केस में क्या आ जाएंगे आपके पास, दो कार्बन वाला एसिड तो क्या आ गया CH3COH, और एक कार्बन वाला एसिड क्या आ जाएगा आपके पास HCOH। और आपको पता है HCOH जो होता है यह फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा बहुत जल्दी से, और क्या दे देगा आपको CO2 एंड H2O। यह देखिए HCOH जो होता है वो यह होता है, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ कुछ यहाँ कंडीशन एल्डिहाइड जैसी आ गई, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन एल्डिहाइड जैसी आ गई तो यह भी बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होकर के क्या होगा, CH ग्रुप किस में चला जाएगा, COH में। और यहाँ पे अगर मैं कर दूं O तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखिए क्या बन गया, H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, दैट इज CO2 प्लस H2O। अब आगे आप पढ़ेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो देखिए ये जो एसिड होता है ना, ये एसिड ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हमने टॉलेंस रिएजेंट लिया है, फैलिंग सॉल्यूशन लिया है, वो भी इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको बताएंगे अगर आपके पास एक तो ये एसिड आ जाए फॉर्मिक और एक आ जाए एसिड अदर देन फॉर्मिक, जैसे ये आ गया एसिटिक एसिड, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो इसको टॉलेंस रिएजेंट से हम कर सकते हैं। यह टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट दिखा देगा, यह नहीं दिखाएगा। यह क्यों जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि एल्डिहाइड की तरह यहाँ भी CH बॉन्ड है और यह CH बॉन्ड जल्दी से ऑक्सीडाइज होकर के COH में चला जाएगा, जबकि यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ CH बॉन्ड नहीं है, यहाँ तो CC बॉन्ड आ गया, तो यह टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जबकि यह ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों एसिड है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एसिड है कैसे डिस्टिंग्विश करें। तो ये जो एसिड है ये एल्डिहाइड की तरह बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, टॉलेंस वाला फैलिंग वाला वो टेस्ट ये दिखा देता है, जबकि ये नहीं दिखाएगा। अब इसमें अगर देखते हैं तो दो कार्बन वाला एसिड यहाँ से ब्रेक करे या यहाँ से करे, एक दो कार्बन वाला एसिड आएगा दैट इज इथेनोइक एसिड, एक तीन वाला आ जाएगा दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो उस केस में क्या आ जाएगा, अगर आपके पास मान लो अनसिमेट्रिकल कीटोन है, यह हमने आपके पास यहां पर लिया अनसिमेट्रिकल कीटोन CH2 CH2 CH3। अब यहां पे क्या है, दो तरीके हैं बॉन्ड के रप्चर होने के,
यहां से रप्चर हो बॉन्ड, या बॉन्ड यहां से रप्चर हो, सीसी बॉन्ड रप्चर होना है ना, या यहां से रप्चर हो, तो बॉन्ड कहां से रप्चर होगा? तो इसके लिए एक रूल आता है जिसको पॉपअप्स रूल बोल देते हैं। पॉपअप्स रूल बोल देते हैं इसको। यह क्या कहता है कि सीओ ग्रुप जो होगा वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, जो सीओ ग्रुप हो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, यानी कि बॉन्ड जो है वो आपका यहां से रप्चर होगा, यहां से। तो एक एसिड मिलेगा 2 वाला, तो क्या आ गया CH3COH, और एक एसिड मिलेगा आपको ये 3 वाला, तो ये कौन सा आ गया प्रोपेनोइक, CH3CH2COH। यहां से अगर ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, यहां से ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 कार्बन वाला एसिड, 4 वाला क्या मिल गया CH3CH2CH2COH, और एक मिलेगा 1 कार्बन वाला एसिड, और 1 कार्बन वाला एसिड आपको पता है फॉर्मिक एसिड है, और ये बहुत जल्दी फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या दे देगा आपको CO2 प्लस H2O। अब देखिए यहां पर ये प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे और ये भी मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू पॉपअप्स रूल ये क्या हो जाएंगे, ये मेजर होंगे, ये मेजर प्रोडक्ट्स होंगे, और ये वाले आपके पास माइनर प्रोडक्ट्स होंगे, ये मेजर प्रोडक्ट्स और ये आ जाएंगे माइनर प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है वो रिएक्शन है इसकी ऑक्सीडेशन वाली है, दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन, लेकिन हैलोफॉर्म रिएक्शन करवाने से पहले मैं हैलोजिनेशन रिएक्शन करवाता हूं बेटा, ये रिएक्शन हम बाद में लेंगे, इससे पहले मैं हैलोजिनेशन रिएक्शन आपको कराऊंगा। अब रिएक्शन लेते हैं बेटा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और ये किसकी, हैलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा उनकी हैलोजिनेशन हो जाएगी जब उनको हैलोजन के साथ हम ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो यानी कि बेस और एसिड दोनों की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन दिखाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन, कौन से एल्डिहाइड और कीटोन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, जैसे मैं ये लिखूं यहां पर ये वाला हाइड्रोजन होना चाहिए, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन होना चाहिए। या सिंपली मैं इसमें दिखाऊं तो ये वाले मैं कहूंगा ये कह दें। अब यहां पे R आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कीटोन, H आ जाएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। या मैं कहूं यहां पर भी हो सकता है, ये C है और इसके पास यहां पर अगर H आ जाए तो ये भी क्या है आपके पास, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। सो aldehydes and ketones containing alpha hydrogen atom when treated with halogen in presence of acid or base undergoes halogenation, तो उनमें हैलोजिनेशन हो जाएगी। अब यहां चीज जो है याद रखने की वो ये है कि अगर बेस की प्रेजेंस में हम हैलोजिनेशन करते हैं तो यहां होती है पॉलीहैलोजिनेशन, पॉलीहैलोजिनेशन, और अगर एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो यहां पर होती है मोनोहैलोजिनेशन, मोनोहैलोजिनेशन। इसका क्या मतलब है कि मान लो आपके पास ये वाला ग्रुप है इस टाइप से, और यहां पर ये हैं हाइड्रोजन आपके पास, तो ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा है ना, तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर अगर बेस की प्रेजेंस में करेंगे तो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा यहां पर कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी, ये भी और ये भी हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, यहां भी हैलोजन, यहां भी हैलोजन, यहां भी हैलोजन आ जाएगा, यानी पॉली हैलोजिनेशन हो जाएगी।
और एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो केवल एक हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस होगा, यानी कि आपको अगर बेस की प्रेजेंस में करते हैं तो आपके पास इस टाइप का प्रोडक्ट आ जाएगा, और अगर एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो आपके पास इस टाइप का प्रोडक्ट आएगा। तो बेस की प्रेजेंस में पॉलीहैलोजिनेशन, एसिड की प्रेजेंस में मोनोहैलोजिनेशन होगा। बट वाई यही हम इसमें देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, यही इसमें देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड और कीटोन हैं, ये देखिए जैसे ये है आपके पास, तो यहां पर क्या है कि अगर आप हेलोजिनेशन कैरी आउट करते हैं इसके अंदर, तो देखिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। ये वो चीज बता रहा हूं जो इसमें मेन आपको ध्यान रखनी है। पहले क्या ध्यान रखनी है, कौन से एल्डिहाइड कीटोन का हेलोजिनेशन होगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। उनको जब ट्रीट कराते हैं हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो उनका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से। अगर बेस से कराते हैं तो पॉली हेलोजिनेशन होगा, इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर एसिड से कराते हैं तो मोनो हेलोजिनेशन होगा, इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। इसका रीजन बताएंगे आपको। दूसरा, इसमें अगर इस टाइप का आपके पास एल्डिहाइड कीटोन है, ये वाला अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन आ गया यहां पर, तो अब ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप के हैं, ये मिथाइलिन ग्रुप के हैं, तो कौन से वाला हाइड्रोजन यहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, कौन से वाला हाइड्रोजन यहां पर हेलोजिनेट होगा। तो यहां पर अगर आपके पास बेस है, बेस, अगर बेस है तो ये वाला हाइड्रोजन, और अगर एसिड है तो ये वाला हाइड्रोजन, अगर एसिड है तो ये वाला हाइड्रोजन। बेस है तो ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा, और अगर एसिड है तो ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इन सब का रीजन जानने के लिए हम पूरा इसका मैकेनिज्म और पूरी डिटेल करेंगे इसकी, कि अगर आप इसको करके चलते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला रिप्लेस होगा, और अगर इसको आप कैरी आउट करके चलते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो एसिड की प्रेजेंस में ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हेलोजिनेट होगा। तो यानी एसिड की प्रेजेंस में यहां पर क्या प्रोडक्ट आएगा आपके पास, RCHX COCS3, हेलोजिनेशन हो गया ना, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया हेलोजन से। और अगर बेस होगा तो यहां पर क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, बेस होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा RCH2COCH2X, ये मोनो हेलोजिनेशन लिया है मैंने, फिर इसका पॉली हो जाएगा तो ये वाले दोनों हाइड्रोजन भी चले जाएंगे। तो अब इन सब का रीजन हम पढ़ेंगे। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या बताया हमने, हेलोजिनेशन रिएक्शन जो होगी उसमें क्या है कि प्रेजेंस ऑफ स्टेबल एसिड और बेस अल्फा हाइड्रोजन ऑन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैन बी इजीली सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस्ड बाय हेलोजन टू फॉर्म अल्फा हेलो एल्डिहाइड और अल्फा हेलो कीटोन। तो क्या बन जाएंगे, अल्फा हेलो एल्डिहाइड्स या हम कहेंगे अल्फा हेलो कीटोन्स, ये कहेंगे। तो रिएक्शन क्या जनरली अगर मैं शो करूं तो ये कर दूं, ये क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इनको अगर ट्रीट कराते हैं हेलोजन से, किसकी प्रेजेंस में, एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है अल्फा वाला, ये रिप्लेस किससे हो जाएगा, हेलोजन से, हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस HX, ये आ जाएगा। अब जो हेलोजिनेशन है एल्डिहाइड और कीटोन की, इनका डिफरेंट मैकेनिज्म होगा, किस बेस पे कि आप एसिड की प्रेजेंस में कैरी आउट कर रहे हैं या बेस की प्रेजेंस में कैरी आउट कर रहे हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रोसीड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स डिपेंडिंग अपॉन whether the reaction is carried out in presence of an acid or a base।
तो इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम लेके चलते हैं बेस प्रोमोटेड हैलोजिनेशन। बेस प्रोमोटेड, और जो हम हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे वो यहीं से शुरू हो जाएगी। बेस प्रोमोटेड हैलोजिनेशन। अब देखो, इसको हमने बेस प्रोमोटेड कहा है जबकि एसिड कैटालाइज्ड कहेंगे। बेस कैटालाइज नहीं कहा है मैंने इसको क्या कहा है, बेस प्रोमोटेड हैलोजिनेशन। रीजन क्या है, यहां पर बेस जो है वो कंज्यूम हो जाता है, और बेस अगर रिएक्शन में कंज्यूम हो गया तो उसको हम कैटालाइज नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे बेस प्रोमोटेड। और एसिड रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, लास्ट में एज इट इज निकल जाता है, तो उसको हम कैटालाइज्ड कहेंगे। इसको बेस प्रोमोटेड कहेंगे, ध्यान देना। बेस जो यहां पर है, बेस इज एक्चुअली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द हैलोजिनेशन रिएक्शन, सो द रिएक्शन इज ऑफन called as, or you can say referred to as, base induced or base promoted rather than base catalyzed। तो ये base promoted हो जाएगी। तो यहां पर रिएक्शन को कैरी आउट करें तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ए स्टेबल बेस सच एज हाइड्रोक्साइड आयन हम यहां पर कहें, या एसीटेट आयन कहें, ये कहें बेस ही है ये। एक या एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जो होगा कार्बोनाइल कंपाउंड का, वो रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन एटम से। जैसे ये कहे हम CH3, जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो CH3 प्लस Br2 लिया मैंने, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं OH नेगेटिव। तो यहां पर क्या बन जाएगा, मोनो हैलोजिनेशन करके दिखा रहा हूं मैं, तो CH3 CO CH2X। ये तो सिमेट्रिकल है, ये एच जाए या ये जाए, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। ये आ जाएगा प्लस OH नेगेटिव था, इस H को लेकर के गया है तो वाटर, और प्लस Br नेगेटिव, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये बेस प्रोमोटेड है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो मैकेनिज्म में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हुआ है ये। मैकेनिज्म देखिए। अब देखिए, स्लेव्स में मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल नाइट्रस वाली रिएक्शन पढ़ी थी, नाइट्रस वाली रिएक्शन पड़ी थी अमोनिया के साथ, अगर मैकेनिज्म कर लेते हैं तो फटाफट प्रोडक्ट पता लग जाते हैं। उसी तरह यहां पर मैकेनिज्म होने से बहुत आसानी हो जाएगी हमारे पास। अब मैकेनिज्म में क्या होगा, यहां पर CH3 CO CH3, अब पहली चीज तो इसमें यह ध्यान रखेंगे कि जो ब्रोमिनेशन हम यहां कैरी आउट कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन का जो रेट है यह Br2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, Br2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, जब इसकी स्टडी की गई तो यह पाया गया कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन वाज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, while it was observed that the rate is directly proportional to the concentration of the ketone and the base। कीटोन और जो बेस है उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ब्रोमीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हैलोजन हम ब्रोमीन लें, क्लोरीन लें या आयोडीन लें, तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो सेम होना चाहिए, और ऐसा मिला भी। ब्रोमिनेशन जिस रेट पे होती है उसी रेट पे क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन मिली, तो इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां पर हमने एक बेस लिया, सपोज बेस को मैं शो कर देता हूं, यहां पर ये शो कर दिया मैंने, ये बेस लिया मैंने, दिस इज बेस। सपोज OH नेगेटिव आयन, आप ये कह सकते हैं यहां पर OH नेगेटिव आयन है,
या एसीटेट आयन है, बेस लिया। तो बेस क्या करेगा, अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये देखिए यहां पर कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, अल्फा हाइड्रोजन, यही अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा हाइड्रोजन का नेचर होता है एसिडिक, इसका नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक है तो कोई बेस यहां से इजीली इसको निकाल के ले जाएगा H पॉजिटिव को। इसका नेचर एसिडिक क्यों है, क्या रीजन है? इसका रीजन है कि यहां पर ये जो ग्रुप बैठा हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये क्या करेगा, ये फिर यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। यह यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा और कोई बेस इजीली यहां से H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि यहां कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा। क्योंकि ये सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई ठड्ड आदमी है वो बुद्धि का मारेगा तो बुद्ध अपने तो बुद्धि वाले का मारेगा। तो इसने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं तो ये क्या करेगा, ये यहां से विड्रॉ कर लेगा, यहां से तो विड्रॉ करने इसकी टेंडेंसी है नहीं, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा। तो कोई बेस क्या कहेगा, ये कहेगा कि इस साइड तेरी बॉन्डिंग कम हो गई है, तू मेरे साथ आ जा, मेरे साथ तेरी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। तो यानी एसिडिक नेचर हो जाएगा इसका, बेस यहां से प्रोटॉन को निकाल के ले जाएगा। अब प्रोटॉन यहां से निकल गया तो क्या बनेगा, ये भी देखते हैं। अगर यहां से प्रोटॉन निकल गया तो यहां क्या बनेगा, H पॉजिटिव को ये निकाल के ले गया, ये इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए, इस कार्बन पे, तो यहां बन गया आपके पास कार्बेनायन, ये कार्बेनायन बन गया, ये कार्बेनायन बन गया। और एक चीज का ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कार्बेनायन जब 11th में मैंने पढ़ाए थे, कार्बेनायन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, लेकिन जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है अगर वो मल्टीपल बॉन्ड के अल्टरनेट में है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब यहां पे जो कार्बेनायन बना है इसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, ये यहां पर और ये यहां पर, तो यहां क्या आ गया, C डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, दिस वन इनोलेट आयन बन जाएगा, ये दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन, ये आ जाएगा यहां पर। अब दो रीजन है इसके एसिडिक नेचर होने के। पहला रीजन तो ये कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा, पहला रीजन ये। और H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन जब बेस निकाल के ले जाएगा तो उसके बाद यहां पर जो कंजुगेट बेस बनेगा इसका, ये जो कार्बेनायन बनेगा, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मोर द स्टेबलर इज द आयन इजीली इट इज फॉर्म्ड, बताया था। और ये स्टेबलर क्यों है, मोर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज, स्टेबलर इज द आयन, स्टेबलर इज द आयन, इजीली इट इज फॉर्म्ड, इजियर इट इज फॉर्म्ड। तो यहां पर ये डिस्पर्स हो गया इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से, तो यह स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस के थ्रू। और अगर ये स्टेबल होगा रेजोनेंस के थ्रू तो ये जल्दी बनेगा, और ये जल्दी कब बनेगा, जब ये जल्दी से H पॉजिटिव देगा। तो ध्यान रहे जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक। तो अब बातें हैं, अब बीटा वाला नहीं होता, बीटा वाला नहीं होता, रीजन चलो ये भी देख लेते हैं। ये हमने लिया यहां पर बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन लिया। पहली बात तो ये इस ग्रुप से दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं होंगे। और अगर ये निकल भी गया खींच भी लिए तो यहां पर क्या आएगा, यह बनेगा कार्बेनायन, एंड दिस कार्बेनायन विल नॉट बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज नॉट इन कंजुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, तो यह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। तो इसलिए बीटा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नहीं होता, अल्फा वाला एसिडिक होता है। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्यों है, उसका ये रीजन आ जाएगा। अब यहां भी तो वही कहानी होगी, ये बेस ही डाला है हमने, तो ये क्या करेगा, यहां से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के ले गया तो यहां से क्या निकल गया, BH, यही कहूं मैं। इसको आप NaOH ले सकते हैं, यहाँ पर NaOH ले सकते हैं, सोडियम एसीटेट ले सकते हैं, तो मैंने जनरली दिखा दिया यहाँ पर आपको, B नेगेटिव ये बेस है। H पॉजिटिव को निकाल के लेगा तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आएगा, उसी तरह नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी स्पीसीज, ये आपके पास आ जाएगा CS3 CO CH2 नेगेटिव, कार्बेनायन बन गया। एंड दिस कार्बेनायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एंड दिस प्रोसेस इज स्लो, दिस इज स्लो प्रोसेस, या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो क्या होगा,
ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ सकते हैं। यह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो क्या बन गया यहाँ पर CH3 CO डबल बॉन्ड CH2। दो लोन पेयर तो पहले ही थे ऑक्सीजन पे, ये दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया। तो ये क्या है यहाँ पर, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जो यहाँ पर कार्बन आयन बना है। अब इसके बावजूद क्या होगा, यहाँ पर एडिशन होगा हैलोजन का। चलो Br2 का करते हैं, Br2 का कार्बन आयन है, नेगेटिव चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस साइड पुश कर देगा, इस साइड। तो इस पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल पॉजिटिव, और डेल पॉजिटिव आते ही यहाँ से पॉजिटिव पार्ट को ये ले लेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br नेगेटिव, यहाँ अटैक कर देगा Br पॉजिटिव, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास CH3 CO CH2 Br। क्या हुआ है यहाँ पर, इसको ये जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, तो इन इलेक्ट्रॉन को इस साइड पुश करेगा, इस पे क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, और पॉजिटिव एंड हो गए कहाँ अटैक कर देगा, इस पे अटैक कर देगा, और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा। तो निकल क्या गया, प्लस Br नेगेटिव, प्लस Br नेगेटिव। यही तो हमने बताया था यहाँ पे Br नेगेटिव, ये निकल गया Br नेगेटिव, और यहाँ आपने OH नेगेटिव लेंगे तो ये क्या निकला है, OH नेगेटिव, और H पॉजिटिव को लेके ये क्या निकल गया, वाटर। यही दिखाया था हमने। ये वाला जो स्टेप है, दिस इज फास्ट वन, ये स्टेप फास्ट है, और आपको पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्लो स्टेप में क्या है, कीटोन है और बेस है। तो तभी हमने कहा था कि यहाँ पर जो रेट है इस रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द कीटोन एंड बेस, बट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ Br2, क्योंकि Br2 का जो यहाँ पर अटैक हो रहा है, हैलोजन का जो अटैक हो रहा है, वो तो फास्ट स्टेप है और ये रेट डिटरमाइनिंग नहीं है। तो यहाँ पर आप Br2 लो, Cl2 लो, I2 लो, हर केस में रेट क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा, हर एक केस में सेम रेट मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम दिखाएं इस रिएक्शन को, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं हम सिंपली। सपोज आपके पास ये है RCO CH3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Br2। यहाँ पर क्या आ गया, RCO CH2 Br प्लस H2O और प्लस NaBr। यही है जो यहाँ पे लिया था हमने, यही तो है ये। यहाँ पे क्या ले लिया, स्पेक्ट्रेट्रायन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यही आ जाएगा ये ब्रोमिनेशन के लिए जो हमने दिखाया, राइट। यही तो आया ब्रोमिनेशन के लिए। और इनफैक्ट देखें तो यहाँ पर हुआ क्या, अगर इसको दो स्टेप में आप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, यही तो हुआ है, RCO CH3 प्लस NaOH। तो अब यहाँ पर ये स्टेप क्या होगा, जो स्लो वाला स्टेप है, OH नेगेटिव है, यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल गया, वाटर निकल गया, दिस इज स्लो स्टेप। और यहाँ पर क्या बन गया, RCO CH2 नेगेटिव और ऑब्वियसली Na पॉजिटिव इसके साथ, यही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, केवल OH नेगेटिव लिया है, B नेगेटिव दिखाया जो, और यह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये किया आपने Bar2, जो फास्ट वाला स्टेप था उसमें यही हुआ है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके यहाँ पे आएंगे, और जो Br पॉजिटिव है इसका अटैक यहाँ, तो ये क्या बन गया, सिंपल वे में आपको बताया हमने, क्या गया, RCO CH2 Br और प्लस क्या आ गया, NaBr। ये आपको दिखा दिया, दो स्टेप में ऐसे रिएक्शन हुई है। क्लियर। अब बात करते हैं, अगर हम बेस प्रोमोटेड हेलोजिनेशन करते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन की, तो मैंने बताया अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं,
अनसिमेट्रिकल कीटोन अगर हम लेकर के चलते हैं तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स फॉर एग्जांपल हमने लिया RCS2 C डबल बॉन्ड O CS3 और प्लस X2 किसकी प्रेजेंस में? ऑब्वियसली बेस की प्रेजेंस में कैरी आउट कर रहे हैं। तो हमने बताया था आपको कि जो मिथाइल, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल नहीं, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो मिथाइल ग्रुप वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH2 CO CH2X प्लस HX कह दो, जनरली ये लिखा है। अब इसका रीजन क्या है? देखिए मैकेनिज्म आपने इसका देखा है यहाँ पर। अब देखिए अगर बेस इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के ले जाता है, H पॉजिटिव को निकाल के ले जाता है प्रोटॉन को, तो यहां पर आपके पास कार्बन आयन क्या बनेगा? ये बनेगा RCH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CS3। और अगर ये वाला H पॉजिटिव निकलता है तो आपके पास कार्बन आयन क्या बनेगा? RCH2 CO CH2 नेगेटिव। अब आपको पता है यहां पर CO ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, वो तो यहां भी खींचेगा, लेकिन यहां पर देखिए ये जो ग्रुप है ये क्या शो करेगा? प्लस I, और प्लस I इफेक्ट से ये यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज कर देगा, नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देगा, जबकि इसके साथ यहां पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है और नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई नहीं होगा। तो ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हुआ या ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ? तो ऑब्वियसली ये वाला जो कार्बन आयन है ये ज्यादा स्टेबल है और ये बनेगा। तो इसलिए मिथाइल ग्रुप जो होगा इसका हैलोजिनेशन होगा बेस की प्रेजेंस में, इसका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अल्काइल ग्रुप प्लस I से क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देगा, और यहाँ कोई इसके साथ अल्काइल ग्रुप है नहीं। ये केवल क्या होगा? यहाँ से इस तरफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इस साइड तो ये भी होगा, लेकिन ये इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा के इसको इंटेंसिफाई करेगा। अगर स्टेबिलिटी का हम जिक्र करें तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है उसको स्टेबलाइज कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो लेकिन साथ में क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा ये क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, और ये बनेगा, और ये बनेगा तो फिर हैलोजन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ अटैक करेगा और मिथाइल ग्रुप का हैलोजिनेशन होगा, मिथाइलिन का नहीं होगा। ये इसका रीजन आ जाएगा। अब वो रीजन ढूंढते हैं कि हमने कहा था कि पॉली हैलोजिनेशन क्यों होता है इनमें। बेस अगर लेके चलते तो पॉली हैलोजिनेशन हो जाएगा। जब मोनो हैलोजिनेशन होगा तो क्या बनेगा हमारे पास? मोनो हैलोजिनेशन से क्या बना था? ऊपर हमने मोनो हैलोजिनेशन किया था, तो मोनो हैलोजिनेशन से हमारे पास क्या आ गया था? चलो वही लिखते हैं। तो मोनो हैलोजिनेशन से हमारे पास आ गया था CS3 C डबल बॉन्ड O CHHBr, ये आ गया था हमारे पास। अब इसका फिर से पॉली हैलोजिनेशन क्यों हो जाता है? क्या रीजन है उसका? तो देखिए उसका रीजन ये है, अगर पहला स्टेप आप ध्यान से देखते हैं, हमने क्या बताया था? हमने ये कहा था कि जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है इसका नेचर एसिडिक होता है, अल्फा हाइड्रोजन का। क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव जो होगा ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो कोई बेस यहाँ से इजीली H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा। यही बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और उसके साथ साथ ये एक जो हैलोजन इस पे अटैच हो गया ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये हाइड्रोजन और भी एसिडिक हो जाएगा और अब और भी जल्दी बेस इसको यहां से निकाल के ले जाएगा और इसमें फर्दर हैलोजिनेशन हो जाएगा। और फर्दर हैलोजिनेशन होगा तो यहां पे एक और Br आ गया, अब तो ये और भी ज्यादा एसिडिक हो गया, इसको फिर बेस आराम से निकाल के ले जाएगा और फिर हैलोजिनेशन होगा और एक और Br आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास पॉली हैलोजिनेशन हो जाएगा। उसका रीजन ये है, यहाँ पे पॉली हैलोजिनेशन हुआ है। तो दोनों रीजन बता दिए, हैलोजिनेशन अनसिमेट्रिकल में मिथाइल पे क्यों हुआ और पॉली हैलोजिनेशन क्यों होता है। उसका रीजन ये कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और जब एक मोनोब्रोमिनेशन हो जाएगा, मोनो हैलोजिनेशन हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के साथ साथ एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो कार्बन पे जो हाइड्रोजन उसको एसिडिक बना रहे हैं। तो मोनोब्रोमिनेशन होने के बावजूद, मोनो हैलोजिनेशन होने के बावजूद जो यहाँ दो हाइड्रोजन होंगे उनका एसिडिक नेचर और भी बढ़ जाएगा। डाइब्रोमिनेशन हो गया तो एक बच गया यहाँ पे हाइड्रोजन, उसका और भी इंक्रीज हो जाएगा एसिडिक नेचर।
तो इसलिए यहां पर पॉली हेलोजिनेशन होता है बेस के केस में। तो ये कंप्लीट विद मैकेनिज्म और जो आपको क्वेश्चन बताए थे उनके बेस पे क्या हो गया, बेस प्रोमोटेड हेलोजिनेशन रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट। अब लेके चलेंगे हम एसिड कैटालाइज्ड हेलोजिनेशन। एसिड कैटालाइज्ड हेलोजिनेशन। एसिड कैटालाइज्ड होगी और बेस क्या थी, बेस इंड्यूस्ड और बेस प्रोमोटेड थी। एसिड कैटालाइज्ड हेलोजिनेशन में देखिए बेटा क्या होगा, इसमें हम यही लेंगे, यहां पे एसिड की प्रेजेंस में होगी हेलोजिनेशन, यानी हम ये कह दें COCS3 प्लस Br2 एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहां भी हेलोजिनेशन ही हुआ है, प्लस HBr, ये हो गया हेलोजिनेशन। तो यहाँ एसिड की प्रेजेंस में हुआ तो ये एसिड कैटालाइज्ड हो गई यहाँ पर। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म से ये सारी चीजें क्लियर होंगी, वो क्वेश्चन भी इसी से मिलेंगे हमें। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा ये तो आपको पता ही है, पहले ही बता चुके हैं एसिड क्या करता है। एसिड क्या करेगा ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो देखिए एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, इसको हम लेके चलते हैं स्टेप वाइज। अगर हम इसमें करें तो ये हमने लिया COCS3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड चलो यहां पे मैं लेके चलता हूं HA या HZ जो भी लिख लो आप, HA ये लिख लिया मैंने, कोई एसिड ले लिया यहां पर। तो यह क्या करेगा, ये आपको पता है ये स्टेप फास्ट होता है, पता है ना, क्योंकि यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में H पॉजिटिव को कौन लेगा, कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन लेगी। ये आ जाएगा यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव ले लेगी ना एसिड से, CH3 और प्लस क्या निकल गया इसका कंजुगेट बेस, ये निकल जाएगा एसिड का, राइट। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर इसमें देखते हैं तो यहां आ जाएगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और इसको हम ये दिखा दें CH2H। और यहां पर अब जो आपके पास ये कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस है, ये है ना कंजुगेट बेस, ये यहां से किसको निकाल के ले जाएगा कंजुगेट बेस, ये इसको निकाल के ले जाएगा यहां से H पॉजिटिव को, ये H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा यहां से जो कंजुगेट बेस है। तो ये यहां से इसको ले गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर और ये यहां पर। तो इस केस में फॉर्मेशन किसकी होगी, इनॉल की फॉर्मेशन होगी बेटा, यहां पर इनॉल की फॉर्मेशन होगी। एंड दिस स्टेप इज स्लो वन, दिस स्टेप इज स्लो वन, ये स्लो स्टेप होगा। और यहां पर क्या बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HA। ये जो बना है यहां पर इसको क्या कहेंगे, इनऑल। इनॉल, इनॉल क्यों नाम दिया है आपको अच्छे से पता है, इसको इनॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर सेम कार्बन एटम जो है उस पे डबल बॉन्ड है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस पे डबल बॉन्ड इन और इसी पे OH, तो ऑल। तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो गई, इनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व क्या हो गया, इनॉल।
इनॉल हो गया। अब इनॉल जो यहां पर बना है ये फिर रैपिडली रिएक्ट कर जाएगा हैलोजन के साथ। कैसे करेगा ये देखिए, इनॉल जो यहां पर बना है ये रिएक्ट करेगा इसके साथ। अब यहां ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये यहां से H पॉजिटिव को ले रही है। ये स्टेप ध्यान रखना, आगे जो क्वेश्चन करवाएंगे उसमें बताएंगे आपको। अब यहां पे इनॉल जो बना है ये इनॉल रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इनॉल रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ, और हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यह स्टेप भी कैसा होगा, फास्ट वन। यह स्टेप भी फास्ट होगा, यह स्टेप भी फास्ट होगा। ये आ गया हैलोजन और यह भी फास्ट है। तो अब इस केस में मैं वही कहूंगा कि यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन जो होगी वो इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है हैलोजन की। रेट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन but depend upon the concentration of ketone and the acid. Ketone and the acid इनकी concentration पे डिपेंड करेगी, उसी तरह जैसे उसमें था। तो अब यहां पे क्या होगा, देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आए मूव करके, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये यहां से किसको निकाल लेगा, X पॉजिटिव को, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पुश हो जाएंगे, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, और पॉजिटिव को ये ले लेगा। तो मैं डायरेक्ट इसी पे अटैक दिखा दूं इनका। ये इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करके यहां पे आए और जो यहां से है ये निकल के यहां आ जाएगा, ये पोलराइज हो जाएगा। तो यहां पर क्या स्पीसीज बन जाएगी हमारे पास, ये आ गई CS3 C डबल बॉन्ड O H, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ गया CH2X, और प्लस क्या निकल गया X नेगेटिव, यही कहेंगे। ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड हैलोकीटोन, यही तो कहेंगे। अगर ये H पॉजिटिव आना होते ये क्या है, हैलोकीटोन, तो इसको क्या बोल दूं मैं, प्रोटोनेटेड हैलोकीटोन। प्रोटोनेटेड हैलोकीटोन बन जाएगा यहां पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखिए यहां पर अब जो प्रोटोनेटेड हैलोकीटोन बना है, शुरू में जिसने प्रोटॉन लिया था, एसिड H पॉजिटिव लिया था, वो अब H पॉजिटिव वापस दे देंगे और H पॉजिटिव रीजनरेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको हमने बोला है एसिड कैटालाइज्ड CH2X प्लस A नेगेटिव, और ये यहां से क्या निकल जाएगा, ये भी फास्ट ही होता है स्टेप, A नेगेटिव जो है ये क्या निकाल कर ले जाएगा, देखिए यहाँ पे जो X नेगेटिव है ये इसके H को लेगा, यहाँ से क्या बनेगा A नेगेटिव, इसके H को ये ले लेगा H पॉजिटिव को, ये A नेगेटिव निकलेगा, A नेगेटिव फिर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कंजुगेट बेस, कभी ये कहते हैं यहाँ से कंजुगेट बेस कहाँ पे आ गया, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा और यहाँ से ये इसको निकाल के ले जाएगा, या ये ना भी दिखाओ आप H पॉजिटिव को निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, बात हुई है H पॉजिटिव को ही लेके जाता है। तो यहाँ से आपके पास ये निकल गया H पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पे आ गए, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, ये भी फास्ट स्टेप है, दैट इज CS3 CO CH2X प्लस HA। ये देखिए HA शुरू में आपने लिया था यहाँ पर एसिड, ये लिया था आपने, ये रीजनरेट हो गया यहाँ पर, ये आ गया वापस, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर्टिकुलर ध्यान रखना कि एसिड कैटालाइज्ड है ये, क्योंकि एसिड जो है यहाँ कंज्यूम नहीं हो रहा है रिएक्शन के दौरान, यहाँ ये निकल गया HA, ये आप देख रहे हैं, और ये जो आपके पास प्रोडक्ट बन गया ये आपने जो शुरू में लिया था वही तो हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया, हैलोजिनेशन, इसका जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया हैलोजन से।
अब इसमें अगर आप लेके चलते हैं अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा? अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर RCH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये अगर लेते हैं और इसकी अगर हम हैलोजिनेशन कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां पर ये जो मिथाइलिन ग्रुप है इस वाला हाइड्रोजन हैलोजिनेट होगा। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, RCHX COCS3 प्लस HX। अब इसका रीजन क्या है? तो देखिए यहां पर अगर हम मैकेनिज्म को देखें हम, तो यहां पर आपके पास क्या फॉर्मेशन हो रही है? यहां से आज आप इनको लेकर के दोनों तरफ से अल्टीमेटली आपके पास यहां पर क्या बन रहा है? अल्टीमेटली यहां आपके पास आ रहा है इनोल बन रहा है यहां पर। देखिए अब ये इनोल कैसे बना है? इसके निकलने से इसी तरह रिएक्शन चलेगी, ये इनोल बनेगा। तो अगर आप ये लेकर के चलते हो तो आपके पास दो तरह के इनोल इसमें आ सकते हैं। एक तो इनोल ये बन सकता है RCH2 COH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला इनोल कब बनेगा? जो ऊपर हमने लिया है बिल्कुल उसी तरह, ये वाला जो H निकलेगा तो इसी तरह इनोल फॉर्मेशन होगी। एक इनोल क्या बनेगा? अगर यहां से ये देखिए, ये हैलोजन ने यहां अटैक किया इस पे, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहे हैं आपके, और यहां से जो बेस है इस हाइड्रोजन को निकाल के ले गया ना यहां, तो ये इनोल बना है। अब अगर बेस इसको निकाल के ले जाए तो दूसरा क्या बन जाएगा आपके पास? दूसरे इनोल बनने के चांसेस क्या है? यहां पर एक इनोल इस टाइप का बनेगा। जब आप मैकेनिज्म करेंगे तो एक इनोल ये बन सकता है। समझ गए? देखिए यहां पर पहला स्टेप ये एज इट इज होगा, ये बनने के बावजूद क्या होगा कि यहां पर ये कंजुगेट बेस जिस प्रोटॉन को निकाल के लेके जा रहा है, अगर कंजुगेट बेस इस प्रोटॉन को निकाल के ले जाएगा, इस हाइड्रोजन को, तो ये वाला इनोल बनेगा, और अगर इस हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा तो ये वाला इनोल बनेगा। दो इनोल बनेंगे हमारे पास। अब जो इनोल बन रहे उसमें पर्टिकुलर ध्यान रखना कि यहां पर जो इनोल बने, इनोल में तो यही ग्रुप होंगे OH डबल बॉन्ड C। इनोल वो स्टेबल होगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा। इनोल इन विच दिस ग्रुप इज मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड आर मोर स्टेबल एंड देयरफॉर मोर रैपिडली फॉर्म्ड। अब देखिए ये जो इनोल बना है, ये देखिए डबल बॉन्ड, यहां इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, और ये जो बना है यहां देखिए इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। डबली बॉन्डेड कार्बन देखिए यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? दो। यहां देखिए डबली बॉन्डेड ये और ये है, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? एक। तो मोर यानी कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा बना है यहां पर? दिस वन। और जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड इनोल होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें मैं लिखूं, यहां मैं लिख सकता हूं लेजर सब्स्टिट्यूशन और यहां क्या लिखे? ग्रेटर सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए ये क्या होगा? लेजर स्टेबिलिटी, और इसकी क्या हो जाएगी? ग्रेटर स्टेबिलिटी। ये तो आपने पढ़ा भी है। इन ऑल, ये तो आपने पढ़ा है। इन ऑल यानी एल्कीन है ना, इन, और एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? हाईली सब्स्टिट्यूटेड, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन पे लेस नंबर में हाइड्रोजन हो। तो यहां पर देखिए इनोलिंग जो ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप कब ज्यादा स्टेबल होगा? जब यहां डबली बॉन्डेड कार्बन पे लेस नंबर में हाइड्रोजन हो, यानी हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो। तो यहां देखिए दो हैं और यहां पे अगर देख रहे हैं तो एक है, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये आपको फैक्ट रखना है कि ये जो ग्रुप है
ये ग्रुप हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर हाईली सब्स्टिट्यूटेड इसमें है तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। और अगर ये इनोल बन रहा है तो ये इनोल कब बनेगा, जब ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसलिए प्रोडक्ट इसमें ये वाला बनेगा। ये रीजन आ गया। अब नेक्स्ट इसमें ये था कि यहाँ पे पॉली हैलोजिनेशन क्यों नहीं हो रही है। पॉली हैलोजिनेशन क्यों नहीं हो रही, उसका क्या रीजन है, जब मोनो हैलोजिनेशन इसके अंदर हो जाएगी तो मोनो हैलोजिनेशन होने से क्या होगा, CO CH2X ये आ जाएगा। और X जो यहां पर है, X जो यहां पर है, ये कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉइंग ग्रुप है। X जो यहां पर लगा है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो यहां पर X लगा हुआ है। तो यहां पर मोनो हैलोकीटोन जो यहां पर बना है ये इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, जो CO ग्रुप है इसकी H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और पहले केस में क्या हुआ था, पहले केस में यही था ना, पहला जो स्टेप था उसमें यही था, ये वाला स्टेप, ये H पॉजिटिव को ले रहा था। और ये H पॉजिटिव को ले रहा था, क्यों ले रहा था, क्योंकि ये ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और फिर ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब यहाँ अगर कोई ऐसा ग्रुप आ गया जो इस कार्बन से इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कंपेरेटिवली डिक्रीज, और कंपेरेटिवली ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो उसकी H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे पहले स्टेप में H पॉजिटिव लेकर के यही तो बना रहा है ये, तो ये वाला स्टेप नहीं हो पाएगा इसमें, इस हैलोजन के आने की वजह से। कि ये यहाँ फर्स्ट स्टेप जो आपने पढ़ा हुआ था कि फर्स्ट स्टेप में क्या था कि यहां पर जो इनोल बन रहा था वो इजीली फॉर्म नहीं होगा, इसके अंदर इजीली फॉर्म नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन को खुद ये खींचेगा तो इस साइड इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी यहां पर। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ मोनोहैलोकेटॉन्स डजंट टेक प्लेस रेडिली। फर्दर हैलोजिनेशन, we can say further halogenation of monohaloketones doesn't take place readily when it is acid catalyzed. This is because the halogen present in the monohaloketone, say this one, tends to withdraw electron towards itself, and this makes the initial uptake of proton by this group, initial uptake of proton by this group, that is step 1 in the mechanism, we can say very difficult. ये यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रोटॉन को अपटेक कर रहा था वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इनोल इजीली नहीं बनेगा और फर्दर इसका हैलोजिनेशन नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैलोजिनेशन रिएक्शन, बेस प्रोमोटेड एंड एसिड कैटलाइज्ड।